स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5। आज हम मेनली 4 काम करेंगे। पहला काम, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा होता है, तो आपको पता है डिस्पोजल के वक्त डिस्पोज होने वाले एसेट की कॉस्ट चाहिए होती है क्रेडिट करने के लिए। अगर सवाल के अंदर डिस्पोजल वाले एसेट की कॉस्ट मिसिंग हो और बुक वैल्यू हो और डेट ऑफ परचेज गिवन हो, तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, पहला काम ये सीखेंगे। दूसरी डिस्कशन थोड़ी सी हमने करनी है, डिस्पोजल कॉस्ट अगर आ जाए डिस्पोजल के वक्त तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तीसरी डिस्कशन हमारी होगी आज एक्सचेंज ऑफ एसेट हो, तो आपको पता है एक एसेट आ रहा होता है, एक जा रहा होता है। आने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में डेबिट करना होता है, तो उस आने वाले एसेट की कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए 3 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। वो 3 डिफरेंट सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग सीखेंगे। ठीक है, जो चेंज इन एस्टीमेट की बात हमने पहले लेक्चर में की थी थोड़ी सी, उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे जितना भी टाइम एंड पे बन गया उसके लिए। एक क्वेश्चन हो सकता तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कल जैसे आपसे शायद बात की थी मैंने कि आज तक जितना पढ़ रहे हैं हम 5वें लेक्चर तक, ये कतई सिर्फ इंट्रो की रिवीजन नहीं है। FR1 का जो IAS 16 का क्वेश्चन बनेगा, नोट का क्वेश्चन जो बनेगा, उसके अंदर बिल्कुल एडिशन की एडजस्टमेंट भी वो डालता है, डिस्पोजल की भी डालता है। वो चाहे एक्सचेंज का डिस्पोजल की एडजस्टमेंट डाले, चाहे वो सिंपल डिस्पोजल डाले, डिस्ट्रक्शन वाला डाले। चेंज इन एस्टीमेट की भी एडजस्टमेंट हुआ करती है अक्सर, और फिर एक एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन की भी होगी और नोट बन रहा होगा। तो इसलिए आज ये चेंज भी 5वां लेक्चर मैंने इसीलिए किया ताकि कल जो वीकेंड है इसमें आप ये 5 के 5 लेक्चर्स एक सिटिंग में बैठ के कर लें। जितना इन लेक्चर नोट्स के अंदर है, ये मैक्सिमम भी आपके, अगर आप नियत से बैठ के टाइम बाउंड करके खुद को मोबाइल को साइड पे ऑफ करके रख के करेंगे काम, तो ये 3 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं है। आप एक ही सिटिंग में बैठ के ये 500 लेक्चर्स को कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी। मंडे को जो चेंज इन एस्टीमेट की थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पे आपको जो होमवर्क दे के भेजूंगा, वो करने के बाद मैक्सिमम आधा घंटा लग जाएगा, उसमें 40 मिनट्स लग जाएंगे। उसके बाद हम रिवैल्यूएशन मंडे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात डिटरमिन करनी है। अच्छा, एक छोटी सी बात और भी लिखी हुई है लेक्चर के अंदर, ये भी हम स्टार्ट में बात ही यहीं से शुरू कर लेते हैं कि नॉर्मली पॉलिसी आपकी गिवन होती है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की पॉलिसी नॉर्मली क्या होती है, मंथली डेप्रिसिएशन का वो कहता है कि फुल मंथ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ एडिशन, व्हाइल नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल। नॉर्मली ये लिख दिया करता है, लेकिन अगर वो ना भी लिखे, ठीक है, खामोश भी हो, तो हम मंथली बेसिस के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लिया करते हैं। तो 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, ये बात भी डिस्कस कर लेते हैं। फुल मंथ depreciation is charged in the month of addition. While no depreciation is charged in the month of disposal. अच्छा, नॉर्मली तो एडिशन स्टार्ट ऑफ द मंथ पर ही लिखे होते हैं और डिस्पोजल मंथ एंड की डेट पर ही नजर आ रहे होते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि किसी
जरूरी नहीं है कि हम मंथ के स्टार्ट का वेट करें एडिशन के लिए और मंथ के एंड का वेट करें डिस्पोजल के लिए। ड्यूरिंग मंथ भी किसी वक्त एडिशन डिस्पोजल हो सकता है। तो 2 से 3 मिनट का काम है, एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एडिशन की बात अगर करें तो अज्यूम कर लें, कोई भी ईयर एंड अज्यूम करते हैं। ईयर एंड इज 31st December 2015, let's say। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एडिशन के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस तरह डिस्पोजल की बना लें। अब एडिशन की बात करें तो डेट ऑफ परचेज होगी। मिसाल के तौर पे हमने एसेट खरीदा 1 मार्च 15 को, ठीक है, और हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 15। तो आप जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने लगते हैं तो फ्रैक्शन लगाते हैं। तो बताइए इस केस में आप क्या फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे? क्या 10/12? ओके, ठीक है। अगर आप 14 मार्च 15 को कोई एसेट खरीदें तो क्या फ्रैक्शन अप्लाई होगा? 10/12। उसकी वजह फुल मंथ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ एडिशन, ठीक है। ओके, उसके बाद मिसाल के तौर पे आप 30 मार्च को कोई एसेट खरीद, आप तो बहुत करीब चला गया इस मंथ एंड के। आप अब कम कर दें, एक मंथ कम कर दें? नहीं, अभी भी नहीं करेंगे। फुल मंथ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ एडिशन। फ्रैक्शन अभी भी क्या रहेगा? 10/12, ठीक है। हाँ, एक एक्सेप्शन मौजूद है, वो क्या है? अगर एडिशन की डेट हो जाए 31 मार्च 2015, तो इसका मतलब अकाउंटिंग में जो कि इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है 1 अप्रैल 15, 31 मार्च 15। तो ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे? 9/12 कर देंगे। बात समझ आई है? ठीक है। तो मतलब कहने का ये है, ये कल भी हमने देखा था एक्सचेंज के क्वेश्चन के अंदर 30 सितंबर पे जो एक्सचेंज हो रही थी, पुराने एसेट की डेप्रिसिएशन 30 सितंबर पे रोक दी थी। नया एसेट भी 30 सितंबर को ही आ रहा था, लेकिन सितंबर को हमने नहीं लिया था, बल्कि हमने क्या कहा था? इसका मतलब 1 अक्टूबर ही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की डेप्रिसिएशन लेंगे, ठीक है। ये बात समझ आइए? ऐसे ही एक छोटी सी एग्जांपल डिस्पोजल के केस में बना लेते हैं। डिस्पोजल अज्यूम कर लेते हैं कोई ईयर एंड। अज्यूम ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2018, साल के तौर पे 31 दिसंबर 18 हमारा ईयर एंड था। और डेट ऑफ सेल अब हमारे लिए रेलेवेंट है। अगर हम 1 मई 2018 को एक एसेट बेच दें, तो आप जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, उसके अंदर आप क्या फ्रैक्शन लगाएंगे? मई को नहीं देते आप, ठीक है। आप क्या कहते हैं जी? नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल। तो हम डेप्रिसिएशन को अप्रैल तक रोकेंगे 4/4। चलिए, अगर ये 17 मई 2018 को हो जाए तो नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल, फ्रैक्शन 4/12। अपने का नहीं जी, 29 मई को अगर कर दें तो फिर नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल। हम मैच कर लिया करते हैं एडिशन के मंथ में, पूरा मंथ डेप्रिशिएट करके, तो जो थोड़ा बहुत 2, 4, 10, 12 दिनों का फर्क आ भी जाता है, तो वो पहले दिन आपको बताया था, ये तो डिडक्शन है ही एस्टीमेट। तो थोड़ा बहुत दिनों का फर्क ऐसे मुसीबत में खुद को नहीं डालना पड़ता है, तो पड़ता है, ठीक है। एस्टिमेटेड फिगर है 4/12। अगेन पे की एक्सेप्शन है। अगर
31 मई 2018 आ जाए तो इसका मतलब लिया जाता है यकम जून 18, तो इस केस में हम 5/12 कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये पहली एग्जाम्पल है, टिक कर लें। पॉइंट 1 जो आपके लेक्चर नोट्स में नजर आ रहा है, डिटर्मिनिंग डेट ऑफ addition of disposal if asset is purchased or disposed during a month using an example in the class। कोई ये एग्जाम्पल है, ठीक है जी। किसी बच्चे का एनो भी रह गया। चलो नोट्स तो नहीं करूँगा, जल्दी से करें, 1 मिनट आपके। कल वाले लेक्चर के अंदर होमवर्क पे आए और होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 पे आए और क्वेश्चन नंबर 1 मुझे भी दिखाएं। चलो जी, सबके पास है हैंड आउट कल वाला? क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क का है सबके सामने। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके लिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन्स ऑफ उमर अकमल एंड कामरान अकमल ब्रदर्स। अच्छा जी, द बैलेंसेस सबके सामने है क्वेश्चन। द बैलेंसेस ऑफ कॉस्ट, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। द बैलेंसेस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स एज ऑन 1 January 17 वर 800,000 and 333,000 respectively। एसेट अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से अपना बैलेंस शो कर रहा है। इसका मतलब एसेट अकाउंट किस पे बना हुआ है? बनेगा नहीं, बना हुआ है ऑलरेडी। एसेट अकाउंट किस पे बना हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग नजर आने का मतलब क्या होता है? एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना हुआ है। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो और एसेट डिस्पोज हो जाए तो डिस्पोजल वाले एसेट की क्या चीज एसेट अकाउंट से निकाला करते हैं? क्योंकि उसकी पड़ी हुई क्या होती है वहां पे? कॉस्ट। और अगर कभी बुक वैल्यू अवेलेबल हो, कॉस्ट अवेलेबल ना हो, तो क्या वो बुक वैल्यू ही निकाल देंगे? नहीं, हम फिर वो सवाल आगे नहीं चला सकते जब तक कि डिस्पोजल की कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल ना हो जाए। ठीक है, एडजस्टमेंट 2 पढ़ते हैं। A machine acquired on 1 जनवरी 2014, तो 3 साल पहले की बात है, एक मशीन खरीदी थी having a net book value of 31935 on 1 जनवरी 17। वो मशीन जो हमने 1 जनवरी 14 को खरीदी थी उसकी हमारे साल के शुरू में बुक वैल्यू WDV है 31935, was sold for 34,000। ये उसकी सेल प्रोसीड आ गई। 31,935 इसकी WDV आ गई। ऑन 30 अप्रैल 17 हमारे साल में बिक गई है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी है 5,000, इसको एंड पे देखते हैं। अब मुझे ये बताएं, 31,935 इस एसेट की कॉस्ट है ना? क्या है? WDV से तो काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं काम चलेगा? एसेट अकाउंट बन रहा है कॉस्ट पे। स्टेप 1 में जो हमने डिस्पोजल वाले एसेट की कॉस्ट क्रेडिट करनी है एसेट अकाउंट से, वो कॉस्ट का होना जरूरी है। और अगर सवाल में कॉस्ट गिवन ना हो लेकिन बुक वैल्यू और डेट ऑफ परचेज गिवन हो तो फिर हम एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज का हमारा दूसरा काम यही है, अगर सवाल में कॉस्ट मिसिंग हो और बुक वैल्यू और डेट ऑफ परचेज गिवन हो तो हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो ये आज का पहला काम किया। आज का दूसरा काम कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इफ बुक वैल्यू
एंड डेट ऑफ परचेज इज गिवन। देखिए जी, बुक वैल्यू का होना भी जरूरी है और डेट ऑफ परचेज का होना भी जरूरी है। क्वेश्चन जब हम ये काम कर लेंगे तो आप देखेंगे डेट ऑफ परचेज ना होती तो हम कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, सही है। इस पॉइंट 2 के आगे जो आपके लेक्चर में ये पॉइंट 2 आ रहा है, इसके आगे आप रेफरेंस दे सकते हैं होमवर्क लेक्चर 4 क्वेश्चन नंबर 1। लेक्चर 4 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, ये रेफरेंस दे लेना आप कि उसी क्वेश्चन के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया है, पास का क्वेश्चन है, वहीं पे हम ये सॉल्व कर रहे हैं तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, पहले साल ओके। अब हमारे पास कॉस्ट नहीं है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, कॉस्ट। तो हम अज्यूम कर लेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कॉस्ट इज 100। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, कितना है 15%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कॉस्ट हमने अज्यूम कर ली 100 रुपए। अब इस अज्यूम्ड कॉस्ट को डेट ऑफ परचेज से जिस दिन उसने बुक वैल्यू दी हुई है उस दिन तक हम भी ले आएंगे। हम अपने अज्यूम्ड एसेट की बुक वैल्यू निकाल लेंगे इन परसेंटेजेस। ये परसेंटेज एक तरह से हमने अज्यूम कर ली है, तो हम जब इक्वेट कर लेंगे तो एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करके कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, क्या करेंगे, हम कहेंगे यकम जनवरी 2014 पे हमने ये एसेट जो खरीदा था इसकी कॉस्ट थी 100 रुपये। ये परसेंटेजेस में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने अज्यूम कर लिया 100%, 100 रुपया। ठीक है, ये 100 रुपये परसेंट ये हमारा एक एसेट है। हमने यकम जनवरी 14 को ये खरीदा था। 31 दिसंबर 14 तक ये कितना डेप्रीशिएट होगा, 100 इंटू 15% इज इक्वल टू 15। WDV 85। मेथड कौन सा है, WDV है। तो 31 दिसंबर 15 आएगा, डेप्रीसिएशन 100 पे 85 पे, आंसर 12.75। एक मिनट बेटा जी, 72.25 लिखन के देता है तो ये एक्सपेंशन नहीं। 31 दिसंबर 16, ओके। 31 दिसंबर 16 में डेप्रीसिएशन 72.25 इंटू 15%, 84 कर लें जी। सुबह बता दें 61.4। इसका आंसर बताना है बस। अब सामने जो चीज आ रही है वही बताना है। सामने यही आ रहा है, इसका वन नहीं बनता है जी। WDV आ गई 31 दिसंबर 17, जिसका मतलब होता है फर्स्ट। अच्छा, वही यकम जनवरी 17 भी कह सकते हैं। ठीक है, ले जी। एक बुक वैल्यू हम बता रहे हैं यकम जनवरी 17 पे, एक बुक वैल्यू सवाल में दी हुई है यकम जनवरी 17 पे। सवाल वाली बुक वैल्यू कितनी है, 31935। सवाल ने रुपीस के अंदर ये बुक वैल्यू दी हुई है, हमने परसेंटेजेस में इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब एक फॉर्मूला यूज करेंगे। बेसिकली तो ये फॉर्मूला वही यूनिटरी मेथड है जो बचपन में हम पढ़ा करते थे। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला को ही याद कर लेंगे आप, वीकेंड भी आ गया है जाके, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज होता रहेगा। जितना अच्छा ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे आने वाले सारे सिलेबस में आपको उतना फायदा हो जाएगा। आगे हम मार्कअप मार्जिन की प्रैक्टिस करेंगे। सिंगल एंट्री के अंदर हमने अक्सर कॉस्ट से सेल से कॉस्ट, कभी कुछ करते रहेंगे हम इस तरह से। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना बेहतर है, ना कि हर वक्त यूनिटरी मेथड ही लगाते रहें। तो फॉर्मूला है, हमें जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है
वो निकालने के लिए परसेंटेजेस अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो फॉर्मूला है गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। ठीक है जी, ये यूनिटरी मेथड ही है। यूनिटरी मेथड का तीसरा स्टेप जो बना करता था, ये तीसरा मेथड बस फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया है कि कौन तीसरे स्टेप पे जाए यूनिटरी मेथड के, बस ये याद कर लेंगे। वैसे ही याद हो जाएगा जितनी प्रैक्टिस इसकी हमने करनी है। ठीक है जी, ओके। तो रिक्वायर्ड क्या है? कॉस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। और गिवन क्या है हमें सवाल में? बुक वैल्यू। कितनी गिवन है बुक वैल्यू? 31935। अब गिवन अमाउंट को हमने परसेंटेज में कहां पे पहुंचा दिया? हमारी परसेंटेज इस हमने इक्वेट इसीलिए की है। गिवन अमाउंट की परसेंटेज हमारे हिसाब से कितनी है? 61.41 मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड है क्या? कॉस्ट। कॉस्ट की परसेंटेज क्या है? 100। तो आंसर कितना है? 5 ठीक है जी, 52,000 ही कर 52,000 52,000। ठीक है, राउंड कर दिया मैंने। चेक करते हैं। ऐसे तो चेक नहीं किया करेंगे पर्चे में, जब ये काम कर लिया तो सही ही होगा, लेकिन चेक करते हैं हमने सही कॉस्ट निकाली या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं 52,000 को। 52,000 पहले साल डेप्रिसिएट करें 7800। 52,000 पे रेट पर 15% लगा ना, 7800 आ गया। फिर रेट 15% इस पे लगाए। WDV 3757 35 सही है, हमारी कॉस्ट सही थी, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्किंग थी ये रिक्वायर्ड नहीं थी। सिर्फ हमने जरा पहली दफा देखा ये काम को, अंडरस्टैंडिंग ली, पूरी तरह से प्रूव किया कि क्या वाकई कॉस्ट सही निकली हुई, क्या वाकई 52,000 वाला एसेट यकम जनवरी 14 से 31 दिसंबर 16 तक डेप्रीशिएट हो तो उसकी बुक वैल्यू 31,935 ही आती है। 15% WDV से भी डेप्रीशिएट हो तो, और प्रूव हो गया है, आंसर ठीक था हमारा। ठीक है जी, चले 12 हम तो बात कर रहे थे कि डिस्पोजल के लिए हमें कॉस्ट की जरूरत थी, क्योंकि जर्नल एंट्री डिस्पोजल की क्या होती है। देखें जरा बोल में, जर्नल एंट्री तरह बोल में, जर्नल एंट्री डायरेक्ट बोला करें, पहले उसमें फिगर सिंपल डिस्पोजल है ना, एक्सचेंज तो नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, और एसेट का नाम गिवन है मशीन क्रेडिट। ठीक है, अब मसला ये था, जब सवाल शुरू किया तो मसला ये था कि हमारे पास मशीन की कॉस्ट नहीं थी। ठीक है, हमने मशीन अकाउंट को मशीन की कॉस्ट से क्रेडिट करना था, तो हम इसको वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे। ये जो भी वर्किंग आपकी चल रही होगी क्वेश्चन के अंदर, वो वर्किंग के रेफरेंस से आपके पास 52,000 आ गया, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया 52,000। ठीक है, सही है। सेकेंड स्टेप क्या होता था? वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। ये date of sale है, ये date of sale है। इसका मतलब अभी मजीद डेप्रीशिएट करना पड़ेगा हमें। किस दिन बिका? 30 अप्रैल 2017 तक डेप्रीसिएशन। अब इस परसेंटेज को छोड़ दो, इसकी जान अब ये फिगर उठा लो, यानी कि ये इसलिए भी जरूरी नहीं था करना
क्योंकि ये हमारे पास बुक वैल्यू स्टार्ट ऑफ द ईयर अवेलेबल थी, इसी को ही यूज करना था डेप्रिसिएशन के लिए। तो ये काम मैंने सिर्फ आपको जो है वो प्रूव करने के लिए ये फिगर्स रुपीज में दिखाई है कि हमने काम सही किया हुआ था। ये पर्चे में टाइम जाया नहीं करते रहना, जब ये काम किया है तो सर्टन रहे कि हमने सही किया। ठीक है, आगे चले जी। डेप्रिसिएशन 3193.5 into 15% into 4/12 आंसर 159। आखिरकार मुझे समझ आ गया जी, जज़ाकल्लाह सब बच्चों का बहुत शुक्रिया। ऐसे बोलते हैं ना मिलजुल के, कहीं समझ ना आ जाए साहब को, कहीं पहली बार में समझ के लिख ही ना ले, ऐसे काम तो होगा ही नहीं है जी। मुझे इसका आंसर कहना है, हाँ अपने कैलकुलेटर का आंसर बच्चों ना दिया करें प्लीज। बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, खैर कुछ भी नहीं होता इससे, आनों टकों से कुछ नहीं होता। ओके, अब हमें चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। एक्यूमुलेशन 52,000 कॉस्ट माइनस 30,338 WDV इज इक्वल टू हाँ 2 तो बोल रहे हैं जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 2,1 जी 2,1,662 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। ओके, स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश सोल्ड फॉर 34,000। अच्छा अभी नोट ना कीजिएगा, मैंने ये चेंज कर देनी है एंट्री, ठीक है। ओके 34,000 डेबिट कर दिया कैश में। बैलेंसिंग किस तरह आ रही है, चेक क्रेडिट साइड पे। ओके कितना, ओ गेन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नोट ना कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैंने ये चेंज कर देना है, मुझे ये एंट्री इस तरह से पसंद नहीं है। बाहर पहले कॉन्सेप्ट ले ले, उसके बाद फिर शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। ये अभी एंट्री डिस्पोजल की कॉस्ट मिसिंग थी, निकाल ली हमने। चल अब एक एडिशनल बात, फुल स्टॉप के बाद देखें क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है 5,000, एक्सपेंस है ये, आप क्यों कह रहे हैं डिस्पोजल कॉस्ट। डिस्पोजल कॉस्ट पसंद नहीं आया, कॉस्ट का लफ्ज साथ एक्सपेंस भी लिख लो, चलो इजीली समझ आ जाता है। डिस्पोजल कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से 5,000। किताबों में आपको इस तरह से एंट्री नजर आया करेगी ये, ठीक है जी। अब ये क्या है, गेन कितना 3,662, ठीक है जी। और ये क्या है, एक्सपेंस कितना 5,000। तो हमें 3,662 का गेन हुआ, इनकम हुई, और उसी वक्त में 5,000 का एक एक्सपेंस भी हुआ, उसी डिस्पोजल पे गेन हुआ, उसी डिस्पोजल पे ये एक्सपेंस हुआ। नेट करें 1,338 का, फिर हमें नेट में लॉस ही हो रहा है ना एक तरह से। इसी दिन हमने डिस्पोज करके एसेट कमाया 3,662, गेन आया हमें, और ये डिस्पोजल करने पर हमें 5,000 का एक्सपेंस भी करना पड़ा। तो फिर नेट में हमें क्या हो रहा है कि डिस्पोजल कॉस्ट होती क्या है। मिसाल के तौर पे आपने ये एसेट बेचने का इरादा किया, ये एसी बेचने का इरादा किया, ये एसी आप बरकत मार्केट में बेचने के लिए ले गए, तो बरकत मार्केट में इसकी कीमत लगी 45,000 रुपए, ठीक है जी। अब आपको किसी ने वहां पे बताया कि अगर आप इसको ठोकर न्याज बेग जाके बेचेंगे, वहां पे डिमांड ज्यादा है, यही एसी आपका 55,000 का बिक जाएगा। आपने कहा अभी बेवकूफी होगा जो ये फायदा ना ले, चलो इसको ठोकर ही जाके बेच देते हैं। लेकिन ठोकर लेकर जाने के लिए आपको वो जो पिकअप है उसको 2,000 रुपए पे करना पड़ा। अब आपने वहां ले जाकर
इस एसी को कितने में बेचा? 55,000 में। लेकिन आपको वहां ये ले जाने के लिए कितनी कॉस्ट इनकर करना पड़ी? 2,000। इस 2,000 को कहते हैं डिस्पोजल कॉस्ट। ठीक है, तो आपके जेब में नेट में कितने पैसे आए? 53,000। ठीक है, अब असल में तो किताबों में एंट्री इस तरह से मिलती है, अलग से उन्होंने डिस्पोजल कॉस्ट रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है। वो आसान तरीका क्या है? इधर देखिए, आप जो कैश आपको डिस्पोजल पे आया है कितना? 34,000, इसको ही आप नेट कर लें। फिर 34 मेरे जेब में नहीं आया, 34 में से 5,000 तो मैंने डिस्पोजल कॉस्ट इनकर कर दी, तो नेट में मुझे कितने मिले जी? कितने? 29,000 नेट में मिले। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी? चेंज होकर अगर आप बैलेंसिंग निकालें, ये जो बैलेंसिंग निकला हुआ था, जहन में वो नेट वाली फिगर रखनी है जी। डेबिट क्या हो रहा है? कितना? 1338। यही नेट में आपका एक्सपेंस आ रहा था ना। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर वो 5,000 और 3668 का जब आप नेट कर रहे थे, तो यही आपको लॉस आ रहा था ना। तो ये एंट्री आप करेंगे ही। ठीक है जी, ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इधर देखें, ये कैश क्रेडिट होना था, इसको आपने नेट कर दिया यहाँ पे। ये कैश नेट हो गया। जब ये नेट हुआ तो ये एक्सपेंस और वहां पे आने वाली इनकम भी ऑटोमेटिकली नेट हो गई। इसका मतलब हम डिस्पोजल कॉस्ट की ये वाली एंट्री नहीं किया करेंगे, बल्कि हम क्या कर लिया करेंगे? हम सेल प्रोसीड्स को ही नेट कर लिया करेंगे। ठीक है, डन जी। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बेचने के वक्त कॉस्ट आएंगे हमें, इसको क्यों एसेट की कॉस्ट में ऐड करें? नहीं, वो डिस्पोजल कॉस्ट नहीं, शायद आप उसको कह रहे हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट से कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो, अगर आप लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर एस्टिमेट कर रहे हैं ना फ्यूचर की एक कॉस्ट पड़ेगी, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज निकाल के वो दे दे, तो वो कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं आप। लेकिन ये वो सिनेरियो नहीं है। ये एसेट की लाइफ के स्टार्ट में एस्टिमेट नहीं है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ये एसेट उखाड़ने पर इतनी डिस्पोजल कॉस्ट, इतनी कॉस्ट आ जाएगी, तो ये डिस्पोजल कॉस्ट लाइफ के स्टार्ट में अगर आप अज्यूम कर रहे हैं, तो एसेट की कॉस्ट में ऐड भी करें, डेप्रिशिएट भी करें। वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, उसका रूल डिफरेंट है। उसमें हम कहते हैं अगर वो कॉस्ट एसेट की लाइफ प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी आउटपुट बढ़ा दे तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाओ, और अगर मेंटेन रखे तो एक्सपेंस आउट करो, वो भी डिफरेंट है। ये डिफरेंट है। ये लाइफ के एंड पे जाके हमने जब बेचना चाहा, पहले नहीं पता था हमें कि कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी, बेचने के लिए कॉस्ट इनकर करना पड़ गई, तो ये कॉस्ट डिस्पोजल कॉस्ट कहलाएगी। ये डिफरेंट है। ठीक है, लाइफ के स्टार्ट पे एस्टिमेट कर लो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ऐड कर सकते हो। ठीक है, इग्नोर करें इस बात को, इग्नोर करें, बस आपने ये करना है। ओके, अच्छा जी, अब आए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपने दो चीजें लिखनी है। पहले तो पॉइंट 2 के ऊपर आए और आगे लिखें। जरा ये लिख लें पहले जो काम कह रहा हूँ, फिर नोट शोट कर लीजिएगा। पहले तो आप लिखें पॉइंट 2 में लिखा है मशीन एक्वायर्ड, हम देखते हैं चौथा हैविंग नेट बुक वैल्यू ऑफ 31,935, इसको अंडरलाइन करें। नेट बुक वैल्यू ऑफ 31,935, इसको अंडरलाइन करें। कर लिया करने और लिखें इसके ऊपर कॉस्ट इज मिसिंग सो वी विल कैलकुलेट कॉस्ट, और वो करने का तरीका सीख दिया हमने। ठीक है, कॉस्ट इज मिसिंग सो वी विल कैलकुलेट कॉस्ट। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद अगली लाइन में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनकर्ड वाज 5,000। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को अंडरलाइन करके इसके साथ उर्दू में लिखने, हम इसका क्या किया करेंगे लिखने। वैसे तो असल एंट्री भी की थी हमने, लेकिन अब आसानी की तरफ चलेंगे। ठीक है, हम डिस्पोजल कॉस्ट जब भी आएगी ना सवाल में, तो हम उसका क्या करेंगे लिखें। हम डिस्पोजल की जर्नल एंट्री में सेल प्रोसीड्स में से डिस्पोजल कॉस्ट को नेट करके लिखा करेंगे।
हम, हाँ तो बोलता हूँ अगली बार बदल जाना है सर। हम डिस्पोजल की जर्नल एंट्री में सेल प्रोसीड्स में से डिस्पोजल की कॉस्ट को नेट करके लिखा करेंगे, ठीक है। और नेट करने से गेन लॉस खुद ही नेट होके आ जाता है ना, तो अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। हम नेट डिस्पोजल लेंगे। आसान करके समझ लें इस बात को, समझ नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ दोबारा। आगे समझ, कुछ बच्चों कह रहे हैं दिल में नहीं, समझा ही दो। मिसाल के तौर पे एक एसेट है जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20, कैश रिसीव किया है हमने उसके लिए 30, और उस एसेट की कॉस्ट थी लेट्स से 60। ठीक है जी, तो कितना गेन आ रहा है? 10 रुपीज का गेन है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली, सही है। अब आपको पता चला कि इस डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन पे 5 रुपए की डिस्पोजल कॉस्ट भी आ गई, तो आपने क्या किया? वैसे तो अलग एंट्री भी होती थी, आपने इसको 50 में से 5 माइनस करके इसको कितना लिख लिया? 45, तो 5 रह गया। तो 10 का गेन आए और 5 का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो तो नेट में प्रॉफिट एंड लॉस में 5 ही आता है ना, तो हम सेल प्रोसीड्स को नेट कर लेंगे, हमारा डिस्पोजल जो गेन है या लॉस है वो खुद ही नेट होकर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो जी तब भी कैश को ही 45 लिख लें। अलग एंट्री भी हो सकती है, वो भी करके दिखाई है, और अलग एंट्री करनी है तो वो देखिए अलग एंट्री हुई पड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर बेहतर यही आसानी है इसमें बहुत ज्यादा, जब भी डिस्पोजल कॉस्ट आए आप सेल प्रोसीड्स को ही नेट कर लें, तो फिर गेन लॉस वैसे ही सही आ जाएगा। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? चले, ये बात यहाँ पे लिखी नहीं हुई थी कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ बुक वैल्यू कहते हैं कॉस्ट इट इज मिसिंग एंड बुक वैल्यू एंड डेट ऑफ परचेज इज गिवन, ये बात लिखी हुई थी। इसी के साथ ऐड भी करने एक और बात भी हमने छोटी सी डिस्कस कर दी, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट, वो भी हमने बात कर ली, ठीक है जी। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो और नए एसेट की कॉस्ट डिटरमिन करनी पड़ जाए। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें नए एसेट की ही कॉस्ट गिवन होती थी, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ ऐसा ही हुआ करे। 3 डिफरेंट सिनेरियोज में वो इसकी टेस्टिंग कर सकता है। बेसिकली जनरल एंट्री है क्या एक्सचेंज की? जर्नल एंट्री ऑफ एक्सचेंज, बोले जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट न्यू की कॉस्ट से, और चलो प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरह भी डेबिट ही करते हैं, लॉस ही रख लो। उसके बाद एसेट अकाउंट क्रेडिट होल्ड की कॉस्ट से, और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो डिस्पोजल की ये एंट्री है। अब हमारा आज का जो इस वक्त डिस्कशन जो हमारी होनी है वो है नए एसेट की कॉस्ट कितनी ली जाए, डिफरेंट सिनेरियोज इसके बनाने हैं, ठीक है जी। तो अगला पॉइंट हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट in an exchange transaction। सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए प्लीज।
ठीक है जी। जो सिनेरियो है शायद वो पहला ही है काबिले जिक्र, काबिले डिस्कशन, शायद सिर्फ पहला ही सिनेरियो है। वैसे 3 सिनेरियोज हैं डिफरेंट। सिनेरियो 1 है इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ का मतलब क्या है? ओल्ड और न्यू, एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन है ना, एक पुराना एसेट एक नया एसेट। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज गिवन। अच्छा, इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कि हमने कॉस्ट कैसे डिटरमिन करनी है। बेसिकली मैं पहुंचना चाह रहा हूं कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या होगी, तो ये आप लोग ही बताएंगे मुझे, मैं एग्जांपल में कुछ कहता लेने लगूं, ठीक है जी। देखिएगा, हम आज एसेट बेचने गए मार्केट में, एक्सचेंज करने गए, तो हमें फेयर मार्केट वैल्यू पता चली नए एसेट की 55 रुपीज। मिलियन कह लो, तकलीफ हो रही है तो, ठीक है। 55 रुपए का हम जो एसेट लेने गए मार्केट में, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 55 रुपए, ठीक है जी। अच्छा, और हम एक्सचेंज करने जब गए तो हम अपना एसेट भी लेकर गए। फेयर मार्केट वैल्यू हमारे पुराने एसेट की थी इस दिन 45 रुपए, ठीक है जी। हमने उससे कहा भाई हमें ये वाला एसेट दे दो, ये आप रख लो, ठीक है। मैंने कहा आपके एसेट की आज की मार्केट वैल्यू है 55 रुपए, हमारे वाले की है 45 रुपए, तो 10 रुपए ऊपर दे देते हैं। सॉरी 20 रुपए लो। कितने रुपए लूंगा? 20 रुपए लूंगा। अब हमने इधर उधर देखा, हमें वो एसेट भी कहीं नजर नहीं आया, हो गया, ठीक है। मुझे ये बताइए कि हमें ये नया एसेट कितने में पड़ा? मैं ये एंट्री करना, मैं ये वाली एंट्री कर देता हूँ। इसमें मुझे थोड़ा सा डाटा और लेना पड़ेगा। चलो डायरेक्ट ही कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट आप कर ले 60 रुपीज और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसे डाटा लेता जा रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप ले लें 30 रुपीज, ठीक है। तो अब मुझे जर्नल एंट्री करनी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो मैंने फटाफट निकाल दी, कितनी? ये डिफरेंट होना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। ये अगर 25 कर लें, कितना? 35 कर लें, बहुत कम हो, 35 कर लें तो कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस कितना? 25 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई होगी, ठीक है जी। एसेट अकाउंट न्यू की कॉस्ट से डेबिट होना है, वो अभी मुझे नहीं पता, उसी की तो लड़ाई है फिलहाल, अभी देखते हैं उसमें क्या आता है। ऐसे है बेटा, ये 25 ना ओल्ड की कॉस्ट थी 60 और ओल्ड की एक्यूमुलेटेड, अच्छा सॉरी इंट्रोडक्शन ही दी हुई थी, सॉरी, ये 25 कर ले, ये कम करने की ना, जरा बुक वाली ज्यादा रखना चाह जी। मैंने कहा अभी मैं उड़ा के रख दूंगा, तुम्हें भी पता ये कहां से आया 25, लेकिन वो मैं ही गलत था, सॉरी जी। मैं वो बुक वैल्यू समझ रहा था और मैं एक्यूमुलेशन निकाल रहा था, ओके जी। अच्छा जी सुने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया, ठीक है। एसेट डेबिट होना है, अभी नहीं किया मैंने। उसके बाद एसेट अकाउंट क्रेडिट भी होना है, ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट होना है, बोलो अच्छा जी। ओल्ड की कॉस्ट कितनी है? बोले 60 नजर आ रही है,
कैश कितना पे किया आपने? कैश पे किया है 20। अब नए की कॉस्ट आएगी तो ही जर्नल एंट्री पूरी होगी ना, हमारा क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, ये नया एसेट हमें कितने में पड़ा? 55 में? हाँ, 45 में, 20 में। देखें ध्यान से, अकाउंटेंट बन के नहीं सोचना, ये एक मैंगो मैन भी बता सकता है, एक आम आदमी भी बता सकता है कि ये नया एसेट हमें कितने में पड़ा। असल में ना किताबों के अंदर शायद ये सिनेरियो इस तरह से एक्सप्रेसली नजर नहीं आता, लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर कॉस्ट डिटर्मिनेशन की जब बात करता है, जब कॉस्ट डिटर्मिनेशन की बात करता है तो पहली बात ही यही कर रहा होता है, वो कहता है कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है? वो कहता है कॉस्ट ऑफ एसेट है कैश पेड या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कंसीडरेशन इन काइंड। बस समझे हो? कैश पेड तो फिर तो सीधी सीधी बात है, नया एसेट खरीदा, मेरी 60 रुपए देके एसेट खरीद लिया, वही उसकी कॉस्ट है। लेकिन अगर हमने एसेट जो खरीदा नया उसकी पेमेंट कैश में सारी नहीं की बल्कि कोई चीज इन काइंड भी दे दी है, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है जो चीज आपने दी है उसकी कंसीडरेशन, वो उसकी फेयर वैल्यू आपकी कंसीडरेशन होगी। ये बात समझ आ रही है? लॉजिकल भी है। हम जब नया एसेट खरीदने गए तो हमने क्या कुछ खोया? हमने 20 रुपए भी जेब से निकाल के दिए और हमने अपना वो एसेट भी दिया जिसकी उस वक्त मार्केट में वैल्यू कितनी थी? 45 रुपए। इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट होती है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। ठीक है जी, ये बात समझ आई है? हमने नहीं क्या ना, हमें 55 का एसेट पड़ा, हमें कहां 55 का पड़ा एसेट, हमें तो एसेट इफेक्टिवली 45 हमने वो खोया जो हम इस बंदे को एक्सचेंज में ये एसेट ना देते मार्केट में बेचते तो हमें मिलना था। 45 हमारा हो गया और 20 हमारे जेब से कैश भी गया, तो हमें टोटल 45 जमा 20 ये एसेट पड़ गया 65 रुपए में। बात समझ आ गई है तो हाथ खड़ा कर दें। सोए हुए हैं वो हाथ खड़ा कर दें। तो सोए हुए कैसे हाथ खड़ा कर दें? जिनको समझ नहीं आई वो हाथ खड़ा कर दें। क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी, पूछें। देखें, कह सकते हैं, कह रहे हैं, फिलहाल जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ नहीं। जी सही है, बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं जी। हाँ सही है, नहीं बात इतनी गलत भी नहीं है भाई, ये बात समझ आई है। हमने ये कैलकुलेशन छोटी सी परफॉर्म की इस डाटा से, ठीक है। बात समझने की क्या है, अगर फेयर वैल्यू दोनों की गिवन है या फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज गिवन, दोनों सूत्रों में हमें कौन सी, हमारे लिए कौन सी रेलेवेंट है। यानी आप यूं कहें, अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाए, फेयर वैल्यू सारे जहां की फेयर वैल्यूज दी हुई है, ठीक है जी, तो प्रेफरेंस हमारी होगी सबसे पहला नंबर किसका, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। सबसे सही तो ट्रांजैक्शन यहां पर पता लगेगी ना। हमारे पास ये चीज थी, हमारे पास वाली चीज की मार्केट की वैल्यू इतनी थी, ये हमने पे कर दी। तो हमने जो ये एसेट दिया, पैसे तो हम नहीं ले रहे, तो फिर इसकी फेयर वैल्यू वो क्या है, हमारी कंसीडरेशन। ठीक हो गया, तो सही है। तो सिनेरियो 1, अगर दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन हो, ठीक है, या फेयर वैल्यू सिर्फ ओल्ड की भी गिवन हो, दोनों सूत्रों में ही हमें कौन सी फेयर वैल्यू चाहिए, ओल्ड। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे निकलेगी, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश। तो यहां पे क्या आएगा, 65। ठीक है जी, बता देंगे लॉस कितना आता है।
गेन है लॉस है? लॉस आ गया, गेन आ गया। कितना? 10 रुपए का गेन आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट। ये सवाल कहीं लिखा हो, बस वैसे डाटा आता जा रहा है, बनता जा रहा है। ठीक है बेटा, इससे कंफ्यूज ना होते रहना, ढूंढते ना रहना सवाल। ठीक हो गया? सिनेरियो 2 बहुत सिंपल, सिनेरियो 3 बहुत सिंपल, डिस्कशन लाइक था ही यही बस। ठीक है, सिनेरियो 2 क्या है? If fair value of only new asset is given, इधर देखिएगा सब तवज्जो से, then cost of new asset is equal to fair value of new asset. That's it. Cost of new asset क्या कहलाएगी? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। यानी कि हमारी इसी एग्जांपल में अगर ये फिगर गिवन ना हो, अगर सिनेरियो 2 हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ न्यू गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमारी इस जर्नल एंट्री में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या होगी? 55। बात समझ आ रही है? तो कॉस्ट ऑफ दूसरा नंबर लगता है, फिर बल्कि ये नाम लिखने की जरूरत नहीं, समझ आ गया। ठीक है, बुक वैल्यू फेयर वैल्यू दोनों की गिवन हो तो हम किसकी फेयर वैल्यू लेंगे? ओल्ड की। और अगर सिर्फ न्यू की गिवन हो तो न्यू की ही ले लेंगे। ठीक है, ओल्ड की तो है ही नहीं, अगर ओल्ड की तो पहली प्रेफरेंस ही उसी की थी। ठीक है जी। और तीसरा सिनेरियो है इफ fair value of both assets is not given। लेकिन दोनों की ही फेयर वैल्यू गिवन नहीं, तो ऐसी सूरत में मजबूरी क्या है? फेयर वैल्यू तो है नहीं, तो कोई एक चीज तो फिर भी एक चीज तो ऐसी है जो हमारे पास बहरहाल है। वो क्या है? पुराना एसेट हमारे पास पड़ा, उसको खरीदा होगा तो उसकी कॉस्ट भी है, उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी है। तो भाई पुराने एसेट की बुक वैल्यू तो हमसे कोई नहीं ना छुपा सकता, वो तो हमारे पास ही पड़ा है ना। तो भाई अगर फेयर वैल्यू दोनों की ही नहीं गिवन, तो आखिरी दर्जे में इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन लैग्स कमर्शियल सब्सटेंस। ठीक है, दोनों की ही फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, तो फिर एक काम तो हो सकता है, एसेट पुराना तो हमारे पास है, उसकी बुक वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है ना। तो ऐसी सूरत में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे निकालेंगे? ये देखें, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? तो डिस्कशन लाइक यही थी। अब तीसरा सिनेरियो यहां फिट करें तो कैसे बनता है? इधर देखें, ना 45 गिवन ना 55 गिवन, ना 45 अभी नहीं सवाल, एक मिनट, ना 45 गिवन ना 55 गिवन, तो फिर दोनों की फेयर वैल्यू नहीं है। एक्सचेंज तो कर लिया हमने एसेट, जब एक्सचेंज कर लिया है तो फिर एक चीज तो गिवन, यहां से WDV कितनी आती है? 35 प्लस कैश कितना पे किया? 20। ये कितना आ गया? तो महज इत्तेफाक है, फिगर कोई और होनी चाहिए थी लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं यूं लिख दूंगा। बहरहाल ये महज इत्तेफाक है कि 55 बराबर आ गया है। ये जरूरी नहीं है कि बराबर आए, कैश 15 हो सकता है, कैश 25 हो सकता है, डिफरेंट हो जाएगा ना। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि ये हमेशा फेयर वैल्यू के बराबर आएगा, नेवर। ठीक है, वो बस इत्तेफाक हुआ है कि 20 रुपए इधर थे और 35 वहां पे आ गया, तो 55 ही आ गया। कहें तो बदल देता हूँ। ठीक है जी, तो ये 3 सिनेरियो से टिक कर लें। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इन एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, 3 सिनेरियोज हैं। अच्छा, इसमें एग्जांपल 1 आप रहने दें, ये कंप्लीट नहीं है, थोड़ी सी जरा इनकम्प्लीट है, इसीलिए मैंने डाटा यहीं से यूज कर लिया। ठीक है जी, क्वेश्चन लीजिए। समझ नहीं आ रही?
हाँ तो फिर क्या करूँ मैं, अब अपने आप को हटा के कैसे लिखूं? इसीलिए मैं पहले ये साइड करता हूँ, फिर उस तरफ जाता हूँ। गुजारा करें, दुनिया गुजारे कीजिए। होमवर्क का क्वेश्चन 2 जो था लेक्चर 4 का, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू 3 एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स। ये 1 2 3 ये अलग अलग ट्रांजैक्शन है, ठीक है। डाटा क्या था गिवन है, कैश रिसीव्ड और पेड गिवन है। फिर एसेट गिवन अप के बारे में ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू गिवन है, और एसेट रिसीव्ड यानी न्यू एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें, बस अंग्रेजी थोड़ी सी मुश्किल कर दी है इसलिए पढ़ाना चाह रहा था। कहता है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1, अब 1 को पढ़ना है तो फिर 2 3 को नहीं पढ़ना, ठीक है। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1, fair value of both assets are reliably measurable। यानी यूं कहना चाह रहा है कि फेयर वैल्यू दोनों की गिवन है, जिसको हमने गिवन कहा था उस तरह मुश्किल अंग्रेजी में लिख दिया, रिलायबली मेजरेबल है दोनों। हाँ जी, दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है। तो ऊपर जाके देखो, एक है 8.5, एक है 7.1। 7.1 नए एसेट की फेयर वैल्यू, 8.5 पुराने। कॉस्ट ऑफ न्यू निकालने के लिए कौन सी फेयर वैल्यू लोगे? ये है इस एंट्री में ये फिगर लिखने की बात है, सारी लड़ाई इसकी है। यहाँ पे क्या करोगे, 8.5 लोगे और प्लस माइनस कैश कर दोगे, ठीक है। सही हो गया। सिनेरियो 1 ये ट्रांजैक्शन 1 ओवर ट्रांजैक्शन 2 पे आए, डाटा सेम गिवन है। नीचे क्या कहता है, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 2 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड यानी न्यू की इज क्लियरली मोर एविडेंट। का मतलब ये कहना चाह रहा है, यूं कह ले कि गिवन ही किसकी है, न्यू की। तो अगर सिर्फ न्यू की ही गिवन है तो दूसरे केस में 9 ही हमारी कॉस्ट होगी, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तीसरे केस में गए, एडिशनल इंफॉर्मेशन कहता है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 3 फेयर वैल्यू ऑफ नेदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल। दोनों की ही फेयर वैल्यू गिवन है, लेकिन रिलायबली मेजरेबल का मतलब क्या है, वो नहीं है गिवन ना, ठीक है। रिलायबल एस्टिमेट नहीं है ना ये, ठीक है। तो दोनों की ही फेयर वैल्यू नहीं गिवन, तो फिर मजबूरी हो गई है। एंड पे होमवर्क लिख के खाली जगह छोड़ी गई है, यहाँ पे अब आप जाके अज़राए करम वाओ मेहरबानी लिखें। पहले ये लेक्चर नोट्स आपको मिले हैं ना, लेक्चर 5 एंड पे होमवर्क लिखा हुआ है, जगह खाली है वहां पे हाथ से होमवर्क लिखिए, इसकी जगह खाली रखी थी। लिखें लेक्चर 4 होमवर्क क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, फिर कर लेना भाई। लेक्चर 4 होमवर्क क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दोनों ही पास पेपर के क्वेश्चन हैं। अगर क्वेश्चन 2 पे एक नजर दौड़ाएं तो आई कैप में जरा मुश्किल अंग्रेजी लिखी हुई है, उससे परेशान नहीं होना, पढ़ लेते हैं जरा जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर। पहले सवाल पढ़ लें, फिर नोट करने के लिए 1 मिनट देता हूँ। अच्छा, पिछले सवाल की बात जरा एक छोटी सी रहेगी वैसे ही। पिछले सवाल में गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना था क्वेश्चन 1 में, निकालना ना, जर्नल एंट्री से निकालेंगे या अकाउंट से? हाँ, जर्नल एंट्री से नंबर नहीं मिलने मेरे चांद। देखो जरा रिक्वायरमेंट जाके, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर्स, बहते हुए लेजर्स बनाइए परटेनिंग टू मशीन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17। कॉस्ट, accumulated depreciation, gain loss on disposal। ऊपर हेडिंग कह रहा है प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर्स, और गेन लॉस का भी लेजर मांगा है। जर्नल एंट्री करके आओगे तो नंबर कोई नहीं, ओके, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 2 पे जल्दी से जरा देख ले क्वेश्चन हैं। मैंने मारना भी है, रोज कह रहा हूँ अलग अलग बनाया करो, ये पहले दिन से आ रहे हैं। हाँ, तो फिर रोज यही बात पूछा करोगे। ये भाई साहब क्लास में सुनते ही नहीं है जो मैं बातें करता हूँ। देखो यार कितनी जरूरत की बात है, बैठ जाए। वाले समझ आ रही है?
वो पहला लेक्चर याद करें जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला लिखा था और उसका पोस्टमार्टम करते करते हमने एक चीज ऐसे ही एक्सीडेंटली पढ़ ली थी कि फॉलोइंग एस्टिमेट्स में चेंज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन एसेट। याद आ रहा है वो तीन चीजें कौन कौन सी थी? रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन। याद आ रहा है? तो मैंने कहा था कि ये डिस्कशन के एस्टिमेट चेंज हो सकता है ये दोबारा नहीं करूंगा, कुछ दिन बाद इसकी अकाउंटिंग के ऊपर बात करेंगे। तो आज वही दिन है, हम इसकी अकाउंटिंग के ऊपर बात शुरू कर लेंगे। ठीक है जी। तो एस्टिमेट चेंज हो रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े। मिस्टर उमर परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 20,000 ऑन यकम जनवरी 12। आज की आखिरी बात है ये। नंबर कौन सा इसका? नहीं, नंबर 4 है। चेंज इन एस्टिमेट। हमने यानी उमर ने किस दिन एसिड खरीदा? यकम जनवरी 12 पे। और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? नहीं, यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। 1 2 3 4 5 6 वक्त में कब तक कम होती जा रही है, क़यामत के नजदीक जाते जा रहे हैं। 7 8 9 और 10। Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 साल है इस एसेट की यूजफुल लाइफ। कितने का खरीदा हमने? 20,000 उमर ने। रेजिडुअल वैल्यू भी है इसकी 2,000। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना चाहो जो बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था तो वो है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ 10। कितनी बनी? 1800। 1800 पहले साल की डेप्रिसिएशन आई, 1800 ही दूसरे साल की डेप्रिसिएशन। यानी हम जैसे वर्किंग किया करते थे, जी यकम जनवरी 12 को हमने एक एसेट खरीदा, इसकी कॉस्ट थी 20,000। फिर हमने 31 दिसंबर 12 तक इसको डेप्रिशिएट किया। तो फॉर्मूला होता था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ 1800। याद है इसी फॉर्मेट पे दोनों डेप्रिसिएशन मेथड आपको करवाए थे। WDV कितनी आई? 18,200। फिर 31 नवंबर 13 आया डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन की खसूसियत बताएं। फॉर्मूला रिपीट होता है डिवाइडेड बाय 10। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी सेम रहता है 1800। बुक वैल्यू कितनी होगी? यहां पे हम मौजूद हैं। ठीक है जी। यही सवाल में लिखा हुआ था, पढ़ते हैं जरा। मिस्टर उमर परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 20,000 on 1st January 2012. Life of asset is 10 years and its residual value is 2,000. तो ये काम मैंने दूसरे साल पे रोका क्यों? क्योंकि मैंने आगे सवाल पढ़ा हुआ था, आपने नहीं पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है ऑन यकम जनवरी 2000 on 1st January 2014
तो 31 नंबर 13 तक में आया हूं ना, इसलिए तो मैं रुक गया हूं, यहाँ पे वो गड़बड़ थी। ठीक है, आपको पता ही है यकम जनवरी 14, 31 नंबर 13, यकम जनवरी 14 एक ही बात है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रुक गया था, क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ है सवाल में। क्या हुआ, कहता है ऑन यकम जनवरी 14 इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स रिमेनिंग लाइफ इज ऑन दी। भाई यहाँ पे अगर आप खड़े होंगे, आप हैं, ये आप लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो वैसे यहाँ पे कितनी रिमेनिंग लाइफ थी? अच्छा, ठीक है, लेकिन वो कौन है दूसरा जिसने मोटरसाइकिल सही से इस्तेमाल नहीं किया था हमारी क्लास में? तारिक तो सही वाला, वरना इसी को कह देता। दो बंदों ने मोटरसाइकिल लिया था ना एक ही दिन, याद करो, कौन था जिसने मोटरसाइकिल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया था? फैजान नहीं, इधर किधर आ गया फैजान? वो दूसरी क्लास में। अच्छा, फैजान इधर से उधर चला गया जी। प्रकाश जो भी था, वो जिसने एसिड को सही इस्तेमाल, मोटरसाइकिल को सही इस्तेमाल नहीं किया था, दूसरे साल के एंड पे उसने देखा मोटरसाइकिल को और देख के उसका हासा निकल गया था, तो उसने देख के कहा था नहीं हुआ मोटरसाइकिल, तुम्हारा और मेरा साथ तो 5 साल बड़ी दूर की बात है, ये साल भी रह जाए तो बड़ी बात है। एस्टिमेट चेंज हो गया था, यूजफुल लाइफ कम करनी पड़ी थी, यही सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। हमने लाइफ के स्टार्ट में सोचा था ये एसिड 10 साल हमारे पास चलेगा, लेकिन दूसरे साल के एंड होने के बाद हमने देखा कि इस एसिड की रिमेनिंग लाइफ अब कितनी रह गई है? 600। कैलकुलेटर उठा लें, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला एक लिख रहा हूं, अगर इसके अलावा कुछ भी हो सके तो वो आप देख लीजिएगा, वो हम प्रूव करते हैं। फिलहाल तो WDV at the date of change in estimate, आपने सिर्फ कैलकुलेटर भी हाथ में रखना है, माइनस रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर एस्टीमेट कोई सा भी चेंज हो जाए तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला ये बन जाता है। आप कहते हैं नहीं हम नहीं मानते, तो इसलिए कैलकुलेटर आपके हाथ में पकड़ाए, आप नहीं मानते, ठीक है, तो फिर आप कॉस्ट को डेप्रिशिएट करें, दोबारा करें, कॉस्ट वही वाला 1800 ही रखें। अगर वही सेम फॉर्मूला रखें तो फिर यहां पे पहुंच के एसिड ने तो इंतकाल कर देना है, ठीक है। अब हर साल 1800 की डेप्रिसिएशन 1800 इंटू 8 करें सर, 1800 इंटू 8 करें सर, 14,400 की डेप्रिसिएशन हुई है अभी तक, एसिड खत्म हो गया, डेप्रिसिएशन करनी आपने 18,000 की। इसका मतलब अब आप कॉस्ट को तो ले नहीं सकते। आप कहेंगे नहीं नहीं कॉस्ट तो आपने लिया पर पूरी लाइफ पे लिया, हम रिमेनिंग लाइफ पे लेते हैं, तो रिमेनिंग लाइफ पे ले ले। आप कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू वही 20 माइनस 2 18 डिवाइडेड बाय 6 करें, 3000 यहां तक हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 दिया 18 जमा 3600 21,600। एसिड मैक्सिमम डेप्रिशिएट करना था 18,000, कर गए 21,600, ये भी गलत है, ठीक है। तो ले दे के आपके पास ऑप्शन ही यही बचता है कि आप क्या करो, WDV को पकड़ो। WDV किस दिन की? जिस दिन एस्टिमेट चेंज हुआ है। कैलकुलेटर पे लिखो 16,400। अगर रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हुई है तो रिवाइज ले लो, नहीं तो सेम ही रहने दो, ठीक है, ठीक है। तो 16,400 माइनस 2,000 कर दिया, डिवाइडेड बाय 6 करो। आप जरा 2400 लिख के देखते हैं, 2400 1 2 3 4 5 6 करो इंटू 6, 400 जमा 3600 करो,
डेप्रिशिएट हो गया पूरा, यानी अगर एस्टीमेट चेंज हो जाए तो हम ओरिजिनल कॉस्ट को डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए भी नहीं ले सकते, हम ओरिजिनल यूजफुल लाइफ को भी नहीं ले सकते, हमारी मजबूरी ही यही है। इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते कि जिस दिन एस्टीमेट चेंज हुआ उस दिन की बुक वैल्यू लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ पे, तभी हमारा एसेट डेप्रिशिएट हो पाएगा पूरी तरह से। ठीक है, सही है। तो वो फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला था, ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, और यहाँ पे WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट माइनस डिवाइड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। इधर देखें 31 दिसंबर 14 के साल में जब डेप्रिसिएशन लेने लगेंगे, इधर देखें साहब, ओरिजिनल कॉस्ट की बजाय क्या लेंगे, इसीलिए ये वाली वर्किंग करवाई थी कि हम कर ही यही लिया करेंगे वर्किंग, ये हेल्पफुल है। WDV दे देती है चेंज इन एस्टीमेट, चाहे मेथड स्ट्रेट लाइन हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस हो, WDV लड़ेंगे अवेलेबल है। ठीक है, माइनस 2000 के बारे में कुछ नहीं बताया तो वो अनचेंज्ड है। ठीक है, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी है 6, आंसर बताएं 2400, WDV बताएं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा ये वाली है, जरा गौर कीजिएगा। मेथड चेंज हो के कोई WDV नहीं हो गया, अगले साल डेप्रिसिएशन करोगे तो मेथड कौन सा है, स्टिल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की खसूसियत याद है, यहाँ पे जब दोनों मेथड आए थे तो एक लाइन बार बार बोल रहा था, हर साल फॉर्मूला रिपीट होता है, इसका मतलब 16,400 2000 माइनस 6 से डिवाइड किया 2400 और बुक वैल्यू। देखें जी, अगर अगले 6 साल तक कोई एस्टीमेट चेंज ना आए तो अगले 6 साल यही फॉर्मूला लगेगा और अगले 6 साल डेप्रिसिएशन 2400 रुपए ही आएगी। ये चेंज सिर्फ इस वजह से आया कि चेंज इन एस्टीमेट हो गया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस वजह से बदल गया। ठीक है, एक और अहम बात, इसका मतलब ये कदम नहीं है कि कॉस्ट बदल के 16,400 हो गई है, कॉस्ट अपनी जगह पे वैसे ही कायम है, ये सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के पर्पस के लिए हमने ये कैलकुलेशन की होती है। ठीक है, तो टाइम खत्म हो गया। इरादा मेरा यही था कि कम से कम पहले 3 सवाल करवा के 2 आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, पूरा संडे है आपके पास, सर मार मूर के आइएगा, 1-2 सवाल तंग करेंगे आपको। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट मिसिंग होंगे, फॉर्मूला आपको पता है हम निकाल लेंगे, बस उसूल याद रखना है। चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आपको 2 चीजें पता लग जाए बस। जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आया उस दिन की बुक वैल्यू और उस दिन रिमेनिंग लाइफ कितनी है, बस ये पता हो तो आप एस्टीमेट चेंज की अकाउंटिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ओके, ठीक है जी। तो आपने 2 क्वेश्चन लेक्चर 4 वाले होमवर्क में करने हैं, उसके बाद लेक्चर 5 का ये चेंज इन एस्टीमेट के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये भी करके आने हैं।